Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, और as you popularly know me as English वाली मैम. सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ फॉर राइटिंग सेक्शन फॉर क्लास 9th एंड आई वांट टू रिमाइंड ऑल द क्लास 10th स्टूडेंट्स दैट यू नीड नॉट वरी रिगार्डिंग योर राइटिंग सेक्शन बिकॉज आई ऑलरेडी हैव वीडियोस फॉर यू जहाँ पर मैंने आपको जो लेटर राइटिंग या एनालिटिकल पैराग्राफ आपके लिए आना है आपके एग्ज़ाम में उसके वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं जिनका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जो हमने कल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का वीडियो बनाया था उसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन है और आज का जो वीडियो है हमारा उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फॉर द लिंक. उसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा फॉर वीडियोस ऑन लेटर राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ. ओके एंड आज का सेशन आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ओके एंड इसी के साथ ऑफ कोर्स वी कैन सेलिब्रेट द फैक्ट दैट हमारा टर्म 1 का सिलेबस जो है वो आज कंप्लीट हो गया है. अब बहुत से बच्चे वरिड होंगे मैम आपने रीडिंग पैसेज के बारे में तो कुछ बताया नहीं. डोंट वरी, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. कैसे, वो कल के वीडियो में पता चलेगा. ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री इन दो टॉपिक्स को समझने वाले हैं. जेंटल रिमाइंडर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक आपने नहीं करा है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो मैक्सिमम इन वीडियोस को बिकॉज आई ऑलवेज से कि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो आपके फ्रेंड्स को भी ज़रूर मिलना चाहिए. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है स्टोरी राइटिंग एंड डायरी एंट्री. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी राइटिंग से. ऑलराइट सो एज वी ऑल नो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, राइट, एंड you as I said, please like, share and subscribe to our videos to our YouTube channel and this is our Insta channel English वाली मैम जहाँ पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज हमारी आती हैं एवरी फ्राइडे एंड उस सीरीज़ का नाम है क्विकिंग विच इज़ क्विक इंग्लिश. एंड इसमें हम कुछ वर्ड्स को समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिन वर्ड्स में हमें कई बारी कंफ्यूजन होता है एंड आई टेल यू सर्टन टिप्स एंड ट्रिक्स थ्रू विच you can be done away with that confusion. जो भी आपकी confusion होती है regarding those words या phrases वो सब दूर हो जाएगी. So do follow us on Insta as well. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टोरी राइटिंग. तो हम सबको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन आएगा एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का और जो सेकंड क्वेश्चन होगा राइटिंग सेक्शन में या तो वो स्टोरी राइटिंग होगा या फिर वो एक डायरी एंट्री होगा. ओके सो जब मैं स्टोरी राइटिंग की बात करती हूँ सो स्टोरी राइटिंग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत क्लियर है. क्या होगा, या तो एक टाइटल दिया होगा आपको या कुछ क्यूज दिए होंगे. ऑलराइट एंड जो हमारी वर्ड लिमिट है स्टोरी राइटिंग की दैट इज 100 to 120 वर्ड्स. अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे विच इज व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग. अब आपको चाहे टाइटल दिया गया है या आपको कुछ क्यूज दिए गए हैं, आपकी स्टोरी में क्या 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थीम, सेकेंड कैरेक्टर्स एंड थर्ड इज सेटिंग ऑफ द स्टोरी. अब इनको वन बाय वन समझते हैं. थीम ऑफ द स्टोरी, पहले तो जब आपने टाइटल पढ़ा या वो क्यूज पढ़े यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट कि आपको स्टोरी जो है वो ह्यूमरस बनानी है, आपको कोई सस्पेंस स्टोरी बनानी है, आपको कोई रिलेटेड टू सम मैजिक कोई स्टोरी बनानी है. तो पहले तो अपने माइंड में एक थीम सेट करके रखो हमेशा कि मुझे स्टोरी किस कैटेगरी में डालनी है. ओके सेकेंड आता है कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड दिस आई
always tell students, this is actually one part of the story जहाँ पर बहुत से बच्चे एक ब्लंडर करते हैं. ब्लंडर वो ये करते हैं कि कई बारी बच्चे स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं या सिर्फ एक कैरेक्टर के अराउंड ही स्टोरी रिवॉल्व करवा देते हैं. उससे क्या होता है, जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व करते हो स्टोरी में तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो एक पॉइंट पर आके कि कौन से कैरेक्टर को क्या करना है. ऑलराइट, या फिर अगर आप एक ही कैरेक्टर के अराउंड स्टोरी को रिवॉल्व करते हो, देन यू समवेयर शॉर्ट फॉल ऑफ imagination. Okay, so have at least 2 characters, even if you want to have 3 characters, but avoid more than 3 characters. I am not saying कि 3 से ज़्यादा कैरेक्टर कभी भी नहीं होने चाहिए. अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर्स बना रहे हो स्टोरी में, देन मेक श्योर आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. आपके आंसर में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक एक कैरेक्टर का क्या रोल है उस स्टोरी में. ओके, Then we talk about setting of the story. Now when we say setting of the story, कि वो जो स्टोरी है वो कहाँ हो रही है. ऐसा ना हो कि आपकी स्टोरी जो है वो शुरू तो हुई फॉरेस्ट में, ओके, लेकिन वो ख़त्म हो गई समुंदर में. अब आप बोलोगे क्यों मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फॉरेस्ट में था फिर वो कहीं ढूंढते ढूंढते समुंदर में गया. दैट इज़ अ डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर. बट आप खुद ही कंफ्यूज हो गए स्टोरी लिखते हुए और आपने स्टोरी तो स्टार्ट करी फॉरेस्ट से और एंड तक आते आते आप खुद भूल गए कि स्टोरी में जो कैरेक्टर्स थे वो कहाँ थे सबसे पहले, और आपने एंड में फॉरेस्ट की जगह लेक लिख दिया या रिवर लिख दिया. ओके, क्योंकि वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज जब आपने स्टोरी लिखी होगी तो कहीं पर अगर लेक या रिवर मेंशन ही नहीं होगा तो एंड में वो लेक या रिवर पे कैसे पहुंच गए. ओके, सो सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ये भी थीम की तरह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि जो स्टोरी है क्या वो मुझे एक ही जगह पर दिखानी है कि एक फॉरेस्ट में हो रही थी या एक रिवर पे हो रही थी या किसी घर पे हो रही थी या लेट्स से किसी आइलैंड पे हो रही थी, या फिर अगर आप उसमें 2-3 जगहों की बात कर रहे हो, इट शुड बी क्लियर कि सीक्वेंस वाइज कौन सा प्लेस कब आना है. अब ये जो थीम ऑफ द स्टोरी है, कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी और सेटिंग ऑफ द स्टोरी है, इसको आप कैसे इंश्योर करोगे कि ये फ्लॉलेस दिखे आपकी स्टोरी राइटिंग में. जो आपको याद होगा, जो हमने कल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ समझा था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि एक रफ वर्क ज़रूर होना चाहिए आपके पास फॉर द राइटिंग सेक्शन स्पेसिफिकली. तो जब आपको स्टोरी राइटिंग का टॉपिक दिख गया या आपको वो क्यूज दिख गए, सबसे पहले आप एक रफ कॉलम बनाओगे और स्टोरी को फ्रेम करोगे. फ्रेम कैसे करोगे, पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने, जैसे होता है ना एक काइंड ऑफ एन आउटलाइन आप उस स्टोरी की बनाओगे इन दैट रफ कॉलम, और उसी के बाद आप स्टोरी लिखना शुरू करोगे. डू नॉट डू दिस ब्लंडर दैट लॉट्स मेनी स्टूडेंट्स डू. चाहे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, लेटर राइटिंग है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, स्टोरी राइटिंग है, डायरी एंट्री, आप सीधा आंसर लिखना शुरू करते हो. नहीं, राइटिंग सेक्शन है, पहले अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद प्रॉपरली आंसर को फ्रेम करो. ओके, देन हाउ टू गेट दैट परफेक्ट स्कोर. द स्टार्टिंग, आपकी जो स्टोरी है उसकी बिगिनिंग ही ऐसी होनी चाहिए which should kind of let's say attract the reader's attention. ईश्वरन the storyteller chapter पढ़ा है ना हमने, किस तरह से so instead of saying a man was standing at the crossroads, if I say a weak timid old man with his shivering body and nerves visible all over his face was standing at the crossroad staring with that confused look where to go. अब इसमें क्या हुआ, मैंने एक एलिमेंट्स डाल दिए जहां पर मैंने इतने अच्छे से उस ओल्ड मैन को डिस्क्राइब करा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन तक बता दिए. ओके, वंस अपॉन अ टाइम, आई थिंक नाउ यू हैव ऑल आउटग्रोन ऑफ दैट वंस अपॉन अ टाइम. ओके, सो आपकी जो बिगिनिंग होनी चाहिए स्टोरी की, वो जो फर्स्ट 2 लाइन्स होती हैं वही बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए.
सेकेंड, कैरेक्टर्स एंड देयर रोल्स, जो मैंने आपको बताया कि क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए कितने कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर का क्या रोल है। एंड यस, बहुत से बच्चे एक और ब्लंडर करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए कैरेक्टर्स के नेम राइमिंग रख लेते हैं, जैसे माइक, स्पाइक, राइक, ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या हुआ, जब आपने स्टोरी लिखनी शुरू करी तो आपने पहले तो लिखा माइक वॉज अ टॉल बॉय, लेकिन स्टोरी के मिडिल में आपने कहीं और आपने लिखा राइक वॉज और स्पाइक लेट्स से वॉज अ फैट बॉय, लेकिन स्टोरी के मिडिल में आपने क्या कर दिया, माइक वॉज अ फैट बॉय एंड स्पाइक वॉज अ टॉल बॉय। अब आपने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया इनकी फिजिकल अपीयरेंस की जो डिस्क्रिप्शन थी। तो क्लियरली डिफाइंड कैरेक्टर्स और हर एक कैरेक्टर का क्या स्पेसिफिक रोल है। लैंग्वेज यूज्ड, अगेन जो मैंने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में भी आपको बोला था, यूज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप, and I'm not saying that use very hi-fi words, but clear language, lucid language. Then flow of the story, of course ये तो सबसे important है, स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है, स्टोरी में एक ट्विस्ट आ रहा है, एक क्लाइमैक्स एंड उसका एक अंडरस्टैंडेबल कंक्लूजन, ऐसा ना हो कि समझ ही ना आए कि स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाके खत्म हो गई। वो डायलॉग सुना ना, कहना क्या चाहते हो, वैसी स्टोरी मत लिखा करो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, सो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है स्टोरी राइटिंग की, जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो अभी बताऊंगी। ओके, देन अप्रोप्रिएट टाइटल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्टोरी तो है फ्रेंडशिप पे और आपने टाइटल दे दिया रिस्पेक्ट पीपल। स्टोरी इज अबाउट फ्रेंडशिप, तो रिस्पेक्ट पीपल कहाँ से आ गया उसमें? नहीं मैम, उसमें एक एलिमेंट तो है ना दैट वी शुड रिस्पेक्ट पीपल। एक एलिमेंट के बेसिस पे आप स्टोरी का टाइटल कैसे बना सकते हो? आपकी स्टोरी का जो क्रक्स है, जो स्टोरी की थीम है, जो स्टोरी का बेसिस है, वैसा ही आपका टाइटल होना चाहिए स्टोरी का। देन ऑफ कोर्स एडहेरेंस टू वर्ड लिमिट विच इज 100 to 120 वर्ड्स। ओके, सो स्टोरी राइटिंग की जो ट्रिक है वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन एक बारी डायरी एंट्री, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। सो डायरी एंट्री, एंड इट इज डायरी एंट्री एंड नॉट डेयरी एंट्री, प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डायरी एंट्री? सो डायरी एंट्री इज बेसिकली जहां पर एक इंसान अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स को दैट पर्सन राइट्स ऑन अ पीस ऑफ, आई मीन इन अ डायरी, बेसिकली नॉट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मतलब डायरी के पेजेस पे जब आप एक्सप्रेस करते हो प्रॉब्ली योर इनर मोस्ट थॉट्स, दैट्स कॉल्ड डायरी एंट्री। सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो इसका मतलब यही है। फॉर्मेट क्या है? डे एंड डेट, टाइम, सैल्यूटेशन हमेशा आएगा डियर डायरी एंड देन आएगा सिग्नेचर। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में डे, डेट, टाइम दिया गया है तो आप वही लिखोगे अपने आंसर में। ओके, सैल्यूटेशन तो क्लियर है, डियर डायरी एंड सिग्नेचर, इसमें योर सिंसियरली ये सब नहीं लिखना होता, जस्ट डू योर प्लेन सिग्नेचर। ओके, then what is the marking scheme for diary entry? So day and date is half marks, time half, salutation half, content 3 marks, and then signature also 3 marks. Okay, so ये टोटल हो गया आपका 5 marks. Alright, okay, now so ये क्लियर हो गया स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री। टाइम टू विन, लेकिन उससे पहले मैम स्टोरी राइटिंग की आपने क्या ट्रिक बतानी थी? अब इस ट्रिक को भी ना लेकिन यूज करना बहुत वाइजली। लेट्स से यू गेट अ स्टोरी अबाउट एन अटैक फ्रॉम एन एनिमल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हम सब ने ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ी है, जहाँ पर यू नो ही डिस्क्राइब्स हाउ एन एलिफेंट अटैक्ड अ स्कूल एंड हाउ ईश्वरन यू नो क्लेम्स टू हैव सेव्ड द डे। आप उसी स्टोरी को फ्रेम करके लिख दो, लेकिन you have to be very wise as to how and what exactly are you writing. इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको कोई स्टोरी आई ऑनेस्टी के ऊपर, मान लो कुछ ऐसा वर्ड्स आ गए या टाइटल आ गया विच यू फील इज अबाउट ऑनेस्टी।
अब हमने ऑनेस्टी के ऊपर कितनी सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, कई फेमस स्टोरी भी है, जैसे द बॉय हु क्राइड वुल्फ. सो व्हाट यू कैन डू इज फेमस स्टोरीज को भी आप यूज करके अपनी स्टोरी लिख सकते हो, मे बी विद अ बिट ऑफ ट्विस्ट. और इसीलिए बोला जाता है दैट यू मस्ट रीड रीड एंड रीड, क्योंकि आप जितना पढ़ते हो ना बेटा, आप नोट करना, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जितने भी इस तरह के लोग होंगे who have this habit, who are an avid reader, जिनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है या न्यूज़पेपर भी पढ़ने का बहुत शौक है या मैगजीन्स पढ़ने का बहुत शौक है, विच आई डाउट यू नो पर्टिकुलरली आपके एज ग्रुप में कितने बच्चे होंगे जो बहुत न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों या मैगजीन्स पढ़ रहे हों. सो जितने भी लोगों को रीडिंग हैबिट होगी उन सब की राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप रीड करते हो तो पहली चीज़ क्या होती है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है. सेकंड, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज और अच्छे से आप यू आर एबल टू ग्रास्प इट. थर्ड क्या होता है कि आपके माइंड में इतने थॉट्स होते हैं दैट आप उनको यूज़ कर सकते हो अपनी राइटिंग स्किल्स में. इसीलिए बोला जाता है डू रीड अ लॉट. ओके, नाउ टाइम टू विन. यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं स्टोरी राइटिंग के और एक है डायरी एंट्री का. तो देखो, पहला जैसे हमने एक सेंटेंस दे दिया बस. द एलियन गॉट डाउन फ्रॉम इट्स स्पेसशिप एंड इन बिविल्डरमेंट लुक्ड, बिविल्डरमेंट इज कंफ्यूजन, looked at everything around, the trees, the flowers, children playing in the park. अब आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है. ये स्टोरी इसी सेंटेंस से स्टार्ट होगी. देखो स्टोरी की बिगनिंग कितनी इंटरेस्टिंग है. अच्छा, एलियन आया, अब क्या होगा? यू नो, इट इज नोन कि भाई ये प्लैनेट अर्थ पे आया है. ओके, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स दैट आर गिवन इन द स्टोरी. तो अब इसके बाद आपको स्टोरी बनानी है. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंडिंग द वे बैक होम. इस पे एक स्टोरी बनाओ. एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट, आप इन दोनों में से किसी पे भी स्टोरी बना सकते हो. और अगर आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ स्टोरी, आई विल बी रियली ग्लैड. और जो बहुत अच्छी स्टोरीज होंगी वो मैं ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी अपने सारे ऑडियंस को. ओके, सो आप अपनी जो स्टोरी है विद इन द वर्ड लिमिट ऑफ 100 to 120 वर्ड्स, यू कैन राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. नाउ एंड ऑफ कोर्स फाइंडिंग द वे बैक होम. अब इससे हमें क्या पता चलता है? मतलब कोई वापस घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है. सो दैट मीन्स समवन हैज लॉस्ट देयर वे बैक होम. मे बी कोई डिजर्टेड आइलैंड पर है, मे बी कोई किसी डेजर्ट में रह गया है, मे बी कोई फॉरेस्ट में गुम गया है. सो दैट इज हाउ द स्टोरी शुड बी. एंड लास्ट, इमेजिन योर ग्रैंडफादर गॉट अ मंकी एज अ पेट. Write a diary entry expressing your feelings on staying with Toto in the same room. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया. कैसे? हमने ये बोला कि टोटो द मंकी और आप एक ही रूम में रह रहे हो, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ उससे रिलेटेड डायरी एंट्री लिखनी है. हाँ, आपके बुक के आपके सिलेबस का एक चैप्टर यूज करके ही आपको डायरी एंट्री का भी क्वेश्चन आ गया है और ये इस तरह से क्वेश्चंस आते भी हैं. सो यू नीड टू मेक श्योर कि सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए. सो आई एम श्योर अब आपको स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है ये भी बिल्कुल क्लियर है. एंड आई विल सी यू ऑल next time. Till then, stay blessed and do like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on Insta. Thank you so much.